Good morning, students. Yesterday we have completed our first chapter, and I sent you answers of very short questions in of 20 to 25 words. And today I am sending you answers of short questions of 30 to 40 words. Students, as you know, you have unseen and seen passages in your course, 10th क्लास बोर्ड कोर्स. आपके एग्ज़ाम में जो है 2 अनसीन पैसेज आते हैं और 2 सीन पैसेज आते हैं. क्लियर? एंड मार्किंग ऑफ दीज पैसेजेस आर 7 + 7, 2 unseen passage 14 marks and 2 seen passages from your first book, गोल्डन रेज. उसमें से 2 सीन पैसेज आते हैं, 4 मार्क्स के वो होते हैं. 8 हो गए टोटल. 14 2 अनसीन पैसेजेस एंड 8 2 सीन पैसेजेस. टोटल मार्क्स आर 22 मार्क्स. तो आप ये देखिए कि आपके 100 मार्क्स के 80 मार्क्स के पेपर में 22 मार्क्स आपके पैसेज के आते हैं. और पैसेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आंसर्स कैसे लिखते हैं. पैसेज में ढूंढ के फाइंड आउट करने होते हैं हमें और फिर आंसर्स लिखने होते हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि आपको एक परफेक्ट आंसर लिखना आए. आप कैसे अपने आंसर को परफेक्टली प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. एंड टुडे सेम आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू राइट अ परफेक्ट आंसर. एक परफेक्ट आंसर हम कैसे लिख सकते हैं. अब आंसर लिखते हैं हम कोई एक सेंटेंस लिखते हैं या शॉर्ट पैराग्राफ वेरी शॉर्ट पैराग्राफ, लेंदी एसेज. हम जब भी लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, सब में सेंटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है. ठीक है, इम्पॉर्टेंट होता है वो, क्योंकि एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें सेंटेंस का पैटर्न इम्पॉर्टेंट होता है कि कैसे लिखना है हमें सेंटेंस. शॉर्ट पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वो भी 8 to 10 लाइन्स और सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक शॉर्ट पैराग्राफ बनता है. लेंदी कोई ऐसे लिख रहे हैं तो वो भी, उसमें भी क्या होता है, एक सेंटेंस को मिला कर ही वो लेंदी ऐसे बनता है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेंटेंस, एंड इन सेंटेंस इम्पॉर्टेंट थिंग इज पैटर्न ऑफ द सेंटेंस. हमें सेंटेंस का पैटर्न अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं. हिंदी में किसी को डिफ़िकल्टी नहीं होती. ऑल ऑफ वी हैव नो डिफ़िकल्टी इन हिंदी. बोल भी लेते हैं, वी कैन स्पीक ईजिली और वी कैन राइट ईजिली. बट देर इज़ डिफ़िकल्टी इन इंग्लिश. उसमें डिफरेंस क्या, आप उस डिफरेंस को क्लियर कर लीजिए तो आप लोगों की डिफ़िकल्टी भी अपने आप रिमूव हो जाएगी. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यही पैटर्न मैं बार बार बताती हूँ. एक सेंटेंस का पैटर्न होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. और वर्ब में भी अगर दोनों आती हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, तो हमें ध्यान रखना है पहले हेल्पिंग वर्ब आती है तब में, उसके बाद फिर मेन वर्ब आती है. ठीक है, इस पैटर्न को अच्छे से माइंड में फिक्स कर लीजिए. ये पैटर्न जो है, क्योंकि इस पैटर्न में गलती करते हैं हम लोग लिखने में, बोलने में, तभी हम लोग की इंग्लिश जो है वो गलत हो जाती है, उसमें डिफ़िकल्टी आती है. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. हिंदी में इजी होता है तो हम लोग इंग्लिश में गलती क्यों करते हैं. एग्जांपल देखिए, मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, राम बाजार जाता है. अब हिंदी में अगर हम देखें तो राम सबसे पहले ये क्या है, सब्जेक्ट है. क्लियर? जो कि इंग्लिश में भी सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ में भी सब्जेक्ट है. पैटर्न में सब्जेक्ट पहले होता है. ओके, नेक्स्ट बाजार, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है एंड देन जाता है, ये वर्ब है. लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट. हिंदी में भी सब्जेक्ट पहले आता है, इंग्लिश में भी सब्जेक्ट पहले आता है. बट अब पैटर्न चेंज हो रहा है. गोज, यहाँ पर वर्ब आ गया, टू मार्केट, ये ऑब्जेक्ट. हिंदी और इंग्लिश के पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि इंग्लिश में जब हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट फॉलो करते हैं, हिंदी में हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब फॉलो करते हैं. तो यही चीज़ हमें जब हम इंग्लिश में कुछ लिखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, बोलते हैं, तो उसमें ध्यान रखना होता है कि हमें पहले वर्ब वाली, हिंदी में जो वर्ब लास्ट में आती है वो पहले आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा जो कि हिंदी में पहले आएगा. इस चीज़ को क्लियरली समझना है हमें. अगर हम इस चीज़ को समझेंगे तो यहाँ इस पैटर्न में जब भी हम इंग्लिश को लिखेंगे या बोलेंगे तो कोई गलती नहीं करेंगे. क्लियर? ये चीज़ हमें ध्यान से समझनी है. ये पैटर्न हमें माइंड में फिट कर लेना है कि यही इंग्लिश को लिखने का ये पैटर्न है. बट ये चीज़ होती है, इसके लिए भी हमें क्या ज़रूरी है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए.
तो ये बहुत स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और बेसिक किसी चीज़ की बेसिक नॉलेज होती है, अगर हमें बेसिक किसी का क्लियर हो जाता है तो हम लोग फिर कभी भी गलती नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसकी फाउंडेशन अगर हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, उसकी नींव अगर मजबूत होगी तो बिल्डिंग भी मजबूत बनेगी, कई सालों तक टिकी रहेगी। बट अगर बिल्डिंग की फाउंडेशन ही वीक होगी, उसका आधार, उसकी नींव ही कमज़ोर होगी, तो बिल्डिंग जल्दी गिर जाती है ना। इसी एग्जांपल से समझिए, अगर हम बेसिक को क्लियर कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बेसिक जो होती है हमारी, अगर वो हमें क्लियर है तो हम लोग बड़े से बड़ा भी पढ़ सकते हैं, उसमें हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती, प्रोवाइडेड वी हैव टू क्लियर ऑल दिस बेसिक थिंग्स। सारी जो बेसिक थिंग्स, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस का पैटर्न क्या है, कहाँ हमें कौन सा पैटर्न लिखना है, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको क्लियर करना होता है हमें। और वही चीज़, ये सेंटेंस ही हमेशा, यही एक सेंटेंस हमेशा काम आता है, एक 4-5 सेंटेंस को ऐड करके एक आंसर लिखते हैं, है ना। तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को इसलिए बताया ताकि आप अपने जो आंसर्स हैं वो खुद थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए लिखने का। चैप्टर हम पढ़ लेते हैं तो बार बार उसको रिवाइज कीजिए। शॉर्ट बोर्ड क्लासेस में क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन, एक सेम क्वेश्चन है वो शॉर्ट 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में भी आ जाता है, और सेम क्वेश्चन हमें 5 मार्क्स का भी आ जाता है, 6 मार्क्स का भी आ जाता है। तो कैसे हम एक शॉर्ट आंसर को लेंदी आंसर में कन्वर्ट करें और कैसे एक लेंदी आंसर को शॉर्ट में कन्वर्ट करें, तो हमें अब यही चीज़ सीखनी है। शॉर्ट आंसर्स को अच्छे से क्लियर कीजिए, उसको अच्छे से लर्न कीजिए, तो आप लोग उन्हीं शॉर्ट आंसर्स से अपना एक लॉन्ग आंसर बना सकते हैं। क्लियर? तो आप लोग धीरे धीरे, आज जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कल लिखवाए थे, उनको अच्छे से लिखना है, लर्न करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करने का मीनिंग समझ लीजिए कि आप लोगों को क्या करना होता है, लिखने के बाद क्वेश्चन आंसर्स को वापस से पढ़िए। क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है तो उसका वही मीनिंग अंडरलाइन करके वही मीनिंग लिखना है। आंसर्स को अच्छे से पढ़िए, उसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है अंडरलाइन करके वही नोटबुक में ही वही उसका मीनिंग लिखिए पेंसिल से। क्लियर? ताकि जब भी आप उसको बार बार पढ़ें तो वो वर्ड का मीनिंग आपको लर्न हो जाए और आंसर लर्न करने में ईजी हो जाए, आप लोग उससे ईजिली आंसर लर्न कर पाएंगे। क्लियर?